Hello. A very good afternoon to all of you. Good 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 afternoon. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, गुड ma'am. आफ्टरनून क्लास। आज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में आशीष अपने प्रेजेंटेशन को फिर से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बाकी रह गया था। तो आशीष, अब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर Yes, सकते ma'am. हो। ओके। Okay. Okay. Thanks, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले हमने पढ़ा था, तीन डेफिनेशन देखी थी बुद्धि की। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि बुद्धि परीक्षण है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है कि बुद्धि परीक्षण स्टार्ट किया गया है। जो बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता के बाद हमने पढ़ा था बुद्धिमापन का इतिहास। बुद्धिमापन के इतिहास में हमने देखा था कि बुद्धिमापन के इतिहास को अगर हम बेसिकली देखें तो तीन कालों में विभक्त होता था। एक विनय से पूर्व का काल, जिसे अवैज्ञानिक काल कहा जा सकता है। दूसरा था विनय का काल। जो विनय थे उन्होंने 1905 से 1911 तक अपने परीक्षण प्रस्तुत किए, और फिर उसके इसे मध्यकाल बोल सकते हैं। और उसके बाद में विनय के बाद का काल, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है, वह स्टार्ट होता था 1911 के बाद का। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें जितने भी बुद्धि परीक्षण हुए हैं सभी में विनय का ही बुद्धि परीक्षण जो है उसी को आधार मानकर सारे बुद्धि परीक्षण किए गए हैं। तो जो अगर हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में 1911 के बाद में जो बुद्धि परीक्षण स्टार्ट हुए, तो इस काल के प्रमुख वैज्ञानिक जो थे टर्मन थे आधुनिक काल में। और इन्होंने 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अपना परीक्षण प्रस्तुत किया, इसीलिए इसे स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था, और अगर इसके इतिहास की बात करें तो 1916, 1937, 1960, 1985 और 1986 में ये बुद्धि परीक्षण हुए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य क्या होता है। तो उसमें देखा कि जो बौद्धिक योग्यताएं होती हैं, विशिष्ट और सामान्य योग्यताओं के बीच में जो संबंध होता है, इन्हीं संबंधों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि जो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो सामान्य योग्यताएं होती हैं और जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, उनके बीच में क्या समन्वय है, इनको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था बुद्धि लब्धि। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि बुद्धि लब्धि जो है सबसे पहले ईस्टर्न और कुलैमान ने 1912 में इसका प्रत्यय दिया। तो सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि बुद्धि लब्धि जो है इसे वास्तविक आयु, मानसिक आयु और वास्तविक आय के अनुपात को ही बुद्धि लब्धि कहते हैं। इसे आईक्यू का नाम दिया। बाद में इसमें टर्मन ने संशोधन किया और बताया कि यदि मानसिक आय को वास्तविक आय से भाग दे दें या मानसिक और वास्तविक आय के अनुपात को 100 से गुणा कर दें तो जो मान निकल के आएगा इसको हम कहेंगे बुद्धि लब्धि। फिर बुद्धि लब्धि तालिका जो है, बुद्धि लब्धि तालिका को टर्मन ने प्रस्तुत किया था। इसमें इन्होंने 10 भागों में इसको डिवाइड किया था। इसमें इन्होंने 90 से 100, 110 के बीच में सामान्य बुद्धि वाले बालकों को रखा। फिर उसके ऊपर जो थे 140, 110 से 120, 120 से 140 और 140 से या उससे अधिक, तो ये सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि के होते हैं। और उसके नीचे इन्होंने सामान्य से नीचे पिछड़े वर्ग के बालकों को रखा। फिर बुद्धि परीक्षण के प्रकार में हमने पढ़ा था कि बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार हैं उसमें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इन 4 परीक्षणों में डिवाइड किया गया है बुद्धि परीक्षण को। तो जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हमने पढ़ा था, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में ये बताया जाता है कि इसमें भाषा
और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब इसमें भाषा और शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो यह उन्हीं व्यक्तियों पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं जो लोग पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं और जो अपने विचारों को भाषा के माध्यम से स्थानांतरित कर सकते हैं एक दूसरे में। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की कुछ विशेषताएं हमने देखी थी, और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हमने देखा था कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है इस पे संस्कृत, किसी भी समाज की संस्कृति, भाषा और उसकी आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था सीमाएं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की सीमाएं। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हमने पढ़ा कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का विपरीत होता है। अशाब्दिक में क्या होगा कि यह उन व्यक्तियों या स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होता है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, या उन बच्चों के लिए होता है जो लिख पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब वो शिक्षित नहीं होते हैं। तो उनको स्थूल चित्रों के माध्यम से, वस्तुएं दिखाकर, चित्र दिखाकर उनका परीक्षण किया जाता है। उनसे चित्र रूप में आंसर लिए जाते हैं और उसी के आधार पे उनके बुद्धि का मापन किया जाता है। फिर इसमें भी हमने अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं पढ़ी थी और सीमाएं देखी थी। फिर जो हमने बुद्धि परीक्षण के इतिहास में हमने जो पढ़ा था, तो इसमें अपने यहाँ भारत में एक बुद्धि परीक्षण हुआ था जिसे विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल का नाम दिया गया था। ये 1912 में हुआ था लाहौर विश्वविद्यालय में, और इसे CS राइस जी ने प्रस्तुत किया था। इसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता था। यह 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए था और यह हिंदुस्तान में निर्मित प्रथम बुद्धि परीक्षण था। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा एक भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश में जो मनोविज्ञानशाला है इलाहाबाद में, यहाँ पर चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। यह एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और भारत में निर्मित यह प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा था वैयक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में हमने देखा था वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण जो होता है यह वयस्कों एवं बच्चों दोनों पर जो है प्रयोग किया जा सकता है। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, जैसा कि इसके नाम से ही हम लोगों को पता चलता है कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण जो है इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जब एक बार में एक ही व्यक्ति पर इसका प्रयोग करेंगे तो उसमें समय भी अधिक लगेगा और श्रम भी अधिक लगेगा, और जो परीक्षण करता होगा वो कुशल होना चाहिए। उससे जिस भी परीक्षार्थी का वो परीक्षण करेगा उसके साथ उचित सामंजस्य बिठाना पड़ेगा और उसके साथ मधुर संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी वो जो है अपना जो जानकारी है सही अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर पाएगा परीक्षणकर्ता को। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण को भी जो है 2 भागों में बांटा गया था, शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। तो शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, जैसे कि हम पीछे पिछली स्लाइड में पढ़ चुके थे कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वो शिक्षित व्यक्तियों पे किया जाता है। इसमें एक शब्द जुड़ गया वैयक्तिक, यानी कि व्यक्तिगत तरीके से एक पढ़े लिखे हुए व्यक्ति का जब हम बुद्धि परीक्षण करते हैं तो उसे हम शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होगा? अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण जो होगा इसमें उन व्यक्तियों के लिए या उन परीक्षार्थियों के लिए होगा जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, और उनसे व्यक्तिगत रूप में हम उनका बुद्धि परीक्षण करते हैं।
शाब्दिक शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में जो हमारा एक आता है टर्मन स्टैनफोर्ड का परीक्षण और वेसलर की बुद्धि मापनी। वेसलर की जो बुद्धि मापनी है, वेसलर एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं अमेरिका के। ये एक मनोचिकित्सक थे। एक उनका अगर पूरा परीक्षण का नाम देखें तो है वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। वैल्यू एक जो है अमेरिका में चिकित्सालय था जहां पर मंदबुद्धि बालकों का इलाज किया जाता था। जो फिर इसी में वेसलर नाम के एक मनोचिकित्सक थे। यहाँ पर इन्होंने एक बुद्धि मापनी का निर्माण किया जिसे वेसलर वैल्यू बुद्धि मापनी कहा जाता था। फिर इसमें जो है संशोधन किया गया 1950 में और इसका नाम बदलकर कर दिया गया वेसलर वयस्क बुद्धि मापनी। आशीष सर, फिर वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो आवाज आ रही है सर, आप में दिक्कत आ हो रही रही है, है। बिल्कुल सही आ रही है। पढ़ाओ आगे। सर तो जो आशीष सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर, ओके। तो जो वेसलर वैल्यू मापनी का निर्माण किया गया था अमेरिका में, इसमें 1950 में संशोधन किया गया और इसका नाम दिया गया वेसलर वयस्क बुद्धि मापनी। उसके बाद में इसमें एक फिर से पुनः संशोधन होता है और इसका प्रयोग बच्चों के लिए किया जाता है। तो इसे फिर से नाम दिया जाता है वेसलर चाइल्ड वेसलर चाइल्ड इंटेलिजेंस मेजरमेंट। तो इसमें क्या होता था, ये जो एक हॉस्पिटल था इसमें पागलों का इलाज किया जाता था जिसमें इन्होंने इसका निर्माण किया। और जैसा कि टर्मन स्टैनफोर्ड परीक्षण जो हम पढ़ ही चुके हैं कि उसमें कई सारे संशोधन होते हैं। 1905 से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे उसमें संशोधन होते रहते हैं और 1986 तक इसमें संशोधन करके परीक्षण करते रहते हैं अपने देश और परिस्थितियों के अनुसार। फिर वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कुछ परीक्षणों के नाम हैं, जैसे कि इसमें आता है कोह ब्लॉक आकृति परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास एनालॉग परीक्षण, पेंटर पैटर्न बुद्धि परीक्षण, आकार फलक परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और चित्र प्रतिपूर्ति परीक्षण और भाटिया निष्पादन परीक्षण। जैसा कि अभी हमने बताया था कि भाटिया निष्पादन परीक्षण जो है इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में किया गया था। इसमें क्या होता था कि कुछ बैटरियों को कनेक्ट कर लिया जाता था और इससे कुछ सिग्नल पर्दे पे डाले जाते थे और उससे चित्रों का निर्माण होता था और उन चित्रों के बारे में जिस भी परीक्षणकर्ता का हम परीक्षण करते थे उससे उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप करते थे और वो आंसर देता था। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में जैसा कि हमने देखा था कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण जो है इसमें परीक्षणकर्ता को परीक्षार्थी के साथ उचित जानकारी के लिए और गहन अध्ययन के लिए सामंजस्य बिठाना पड़ता था। प्रशिक्षित विशेषज्ञों के द्वारा इसका था, जिसकी वजह से इसकी जो विश्वसनीयता और वैधता बढ़ जाती है। इसमें जो है परीक्षार्थी की जो धोखा देने की संभावना है वो लगभग नगण्य होती है, क्योंकि जब हम उसके साथ पर्सनल तरीके से बात करेंगे, व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे और उसके साथ सामंजस्य बिठाएंगे तो वो हमें उचित जानकारी प्रदान करेगा, जिससे कि उसके जो धोखा देने की प्रवृत्ति है वो भी कम हो जाती है। फिर इसमें हम एक पॉइंट है, ये परीक्षण व्यावसायिक निर्देशन मानसिक समस्याओं के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी स्टूडेंट आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहते हैं कि हम किस क्षेत्र में जाएं और क्या करें। सबसे पहले उसके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है। बेसिकली ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि इंटर तक, हाई स्कूल तक पहले
आजकल बच्चे क्या करते हैं, हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में उनके पास हाई स्कूल पास करने के बाद एक समस्या आ जाती है कि हम कौन सी साइड में जाएं, या कॉमर्स पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, मैथ पढ़ें, या जो है लिटरेचर पढ़ें, साहित्य की सब्जेक्ट। तो उसमें हमें बच्चों की क्षमता योग्यता के आधार पर एक मार्गदर्शन देना होता है। तो ये जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें जो छात्र होते हैं या व्यक्ति होते हैं, इनका निर्देशन, इनको व्यवसायिक निर्देशन देने में भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कुछ जो इसमें दिया है मानसिक समस्याओं के निदान में, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ही अपसेट हो जाता है, धीरे धीरे उसके माइंड डिस्टर्बिंग हो जाता है, जिसकी वजह से उसको उचित परामर्श की आवश्यकता होती है। तो इसमें वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, जैसा कि बहुत ऐसे केस हम देखे होंगे कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनसे काफ़ी देर तक बात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं। तो वही है, इसमें मानसिक समस्याओं के निदान में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण जो है, ये छोटे बच्चों, मंद बुद्धि व्यक्तियों और बालक जो होते हैं, इनके लिए उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं इनके बारे में हमें जानने के लिए उनसे हर ये जानकारी प्रदान करने के लिए अच्छी तरीके से संबंध बनाना पड़ता है, और किसी भी तरीके से उन्हें जानकारी ले सकते हैं। और जो पिछड़े बालक होते हैं तो वो सामूहिक रूप से अपनी जो परेशानियां हैं वो नहीं बताते हैं, संकोच करते हैं। अतः उनकी समस्याओं को हम वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा दूर कर सकते हैं। इसकी सीमाओं में हमने देखा था कि यह जो है बुद्धि परीक्षण, इसमें समय अधिक लगता है, धन अधिक खर्च होता है और मानव श्रम भी लगता है। इसमें जो है परीक्षणकर्ता जो होती है उसकी विश्वसनीयता, अगर वो परीक्षण करता है तो उसकी जो विश्वसनीयता है, अगर अच्छी तरीके से वो परीक्षण नहीं करता है तो विश्वसनीयता कम होने का भी चांस होता है। अगर उचित सामंजस्य नहीं बन पाता है परीक्षार्थी और परीक्षणकर्ता के बीच, तो हमें उचित जानकारी नहीं मिल पाती। कभी कभी वह परीक्षार्थी जो है उदासीन भी रहता है। फिर इसके बाद में हम आज से स्टार्ट करना था सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है, इसमें इसका प्रारंभ जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब सेना में बहुत अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, तो ऐसा तो था नहीं कि हम सभी व्यक्तियों को सेना में भर्ती कर लें। उनकी मानसिक योग्यताओं को आधार मानकर ही उन्हें सेना में भर्ती किया जाता था। क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत इनका बुद्धि परीक्षण करते तो टाइम काफ़ी लगता, इसीलिए सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया कि कई सारे लोगों का एक साथ परीक्षण करके उन्हें सेना में भर्ती किया जा सके। इसी में आता है एक आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण जो है अंग्रेजी भाषा जानने वाले व्यक्तियों के लिए था, और आर्मी बीटा परीक्षण अंग्रेजी भाषा ना जानने वाले व्यक्तियों व अशिक्षितों के लिए था। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में ये परीक्षण अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, तो इसमें अंग्रेजी भाषा का ही आधार लिया गया था। तो जो लोग अंग्रेजी भाषा जानते थे वहाँ, तो उनका आर्मी अल्फा परीक्षण किया जाता था, और जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे या अशिक्षित थे तो उनके लिए आर्मी बीटा परीक्षण किया जाता था। क्योंकि सेना में बहुत अधिक फोर्स की ज़रूरत थी हमें उस टाइम, तो इसीलिए उसमें अशिक्षितों को भी भर्ती किया जाता था उनकी मानसिक योग्यताओं के आधार पे। सामूहिक बुद्धि परीक्षण कई व्यक्तियों पर एक साथ रूप में किया जा सकता है। इस परीक्षण में जो परीक्षार्थी का प्रशासन और अंकन जो है वो सरल होता है, और इसका एक प्रशासन और अंकन एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है।
शाब्दिक सामूहिक परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। फिर इसमें आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताओं में हम देखते हैं कि यह व्यवहारिकता व व्यय की दृष्टि से अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। अब व्यवहारिकता मतलब इनको ज्यादातर यूज में लाया जा सकता है और व्यय भी कम होता है। एक साथ में कई सारे परीक्षार्थियों पर टेस्ट कर सकते हैं इसका। इसमें समय, धन व श्रम की भी बचत होती है। प्रशासन आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इसमें कई सारे व्यक्तियों का एक साथ परीक्षण किया जाता है, इसलिए इसका प्रशासन भी सरल होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण, प्रमापीकरण एवं अंकन सरल व सुगम होता है। फिर सामूहिक परीक्षण अत्यधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में होता है, या जो उसके आंसर्स होते हैं फिक्स होते हैं एक बहुविकल्पी प्रश्न के तरीके से, तो इसीलिए उनमें वस्तुनिष्ठता आ जाती है। फिर है रोजगार हेतु व्यक्तियों का चयन करने में तथा वर्गीकरण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कंपनी है तो उसमें बहुत से लोग जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उन सब का परीक्षण सामूहिक तरीके से ही किया जा सकता है। ऐसे इसको हम ले सकते हैं जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी जॉब का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण के तौर पे समझ सकते हैं कि उसमें बहुत से जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देते हैं और उसमें से कुछ ही लोगों का चयन होता है। तो इस तरीके से इसका जो प्रयोग है व्यवसाय में भी किया जाता है। फिर इसकी कुछ सीमाएं होती हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। सीमाओं में पहला पॉइंट आता है, यह परीक्षण छोटे बच्चों तथा मंद बुद्धि व समस्याग्रस्त व्यक्तियों के साथ करना संभव नहीं है। अब जो चूंकि हमने पढ़ा था कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एक साथ हम कई सारे बच्चों से एक साथ जानकारी नहीं ले सकते हैं, उनसे पर्सनली हमें अच्छी तरीके से बातचीत करनी पड़ती है, तभी वो हमारी बातों का आंसर देते हैं या जवाब देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों पर इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मंद बुद्धि बालकों पर भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, या जो समस्या से ग्रसित हैं। अब समस्या से अगर ग्रसित हैं तो वो समूह में अपनी समस्याओं को बताना उचित नहीं समझते हैं, संकोच करते हैं, तो ये इसकी सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है, इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का गूढ़ व गहन अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। क्योंकि इसमें सामूहिक रूप से परीक्षण किया जाता है तो इसमें किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल जो पर्सनल बातें हैं उनको हम नहीं जान सकते हैं, यानी उनका बहुत ही गहराई से अध्ययन नहीं कर सकते हैं या उनके बारे में बहुत ही गहराई से नहीं जान सकते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में नकल व धोखे की संभावना अधिक रहती है। अब जब हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण करेंगे तो इसमें नकल और धोखे की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं एक दूसरे की कॉपी कर लेते हैं, तो जिससे कि उस व्यक्ति के बारे में हमें उचित जानकारी नहीं मिल पाती। वह दूसरे व्यक्ति की जो अच्छी बातें हैं या दूसरे व्यक्ति की जो थॉट है उन्हीं को वो प्रेजेंट कर देता है। फिर है, इनकी विश्वसनीयता व वैधता प्रायः कम होती है। जब वो अब सही जानकारी नहीं प्रोवाइड करेगा तो उसकी विश्वसनीयता और वैधता कम हो जाएगी। फिर इसमें हमने पढ़ा था सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, केवल इसमें प्रकार में लिखा था शाब्दिक सामूहिक और अशाब्दिक सामूहिक। तो सबसे पहले हम शाब्दिक सामूहिक के बारे में जानते हैं। जो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण होता है यह अधिक जो है संख्या में व्यक्तियों पर इसका परीक्षण कर सकते हैं और इसमें समय भी कम लगता है और यह शिक्षित व्यक्तियों के किया जा सकता है। कई सारे जो
पढ़े लिखे लोग हैं और उनके बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो उनका हम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि इससे सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। इसमें जो है सेना में अधिकारियों की भर्ती के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण तैयार किए जाते थे और इन परीक्षणों को आर्मी अल्फा परीक्षण का नाम दिया गया था। और इसी बेस पे भारत में एक परीक्षण का निर्माण हुआ जिससे जलोटा जोशी के समूह परीक्षण के नाम से प्रसिद्ध है। जलोटा जोशी समूह परीक्षण ये एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। उसके बाद में आता है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है, इसमें शब्द एवं भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसे जो आर्मी बीटा के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है आर्मी बीटा परीक्षण के आधार पर एक और तैयार किया गया था, आर्मी जनरल क्वालिफिकेशन टेस्ट। और द्वितीय विश्व युद्ध में एक और टेस्ट बनाया गया था, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसका नाम था आर्म कोर्सेस क्वालिफिकेशन। एक था आर्म जनरल क्वालिफिकेशन टेस्ट और दूसरा था आर्म कोर्सेस क्वालिफिकेशन टेस्ट। क्योंकि इसमें क्या होता है कि परीक्षण जो होते हैं इनका प्रशासन एक समय में कई लोगों पर किया जा सकता है, जिससे कि इसमें समय की बचत होती है और श्रम भी कम लगता है। और इसका प्रयोग जो है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग जो सेना में भर्ती के लिए या रिक्रूटिंग करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में हमने इसकी सीमाएं और विशेषताएं देख ली थी। इसके बाद में आते हैं बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग क्यों किया जाता है या बुद्धि परीक्षण क्यों किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कक्षा में प्रवेश हेतु। तब जो विद्यार्थी जो होते हैं इनको किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए बुद्धि परीक्षण किया जाता है। उनकी बुद्धि लब्धि का स्तर मापा जाता है और उसी के अनुसार उनको प्रवेश दिया जाता है और उसी के अनुसार उनके पाठ्यक्रमों को निश्चित किया जाता है। जैसे कि अब इसको हम एक एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे समझ सकते हैं कि जब कोई भी कोर्स, जैसे कि हम लोगों ने एमएड में एडमिशन लिया था, तो एमएड में एडमिशन लेने के लिए हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में हम रैंक आई और रैंक के आधार पे हम लोगों का सीट अलॉट हुआ। तो जिनकी रैंक अच्छी थी उन्हें गवर्नमेंट सीट या एडेड सीट मिली, जैसे कि कैंपस की और अदर कॉलेज, और बाकी जिनका रैंक डाउन था वो लोग सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लिए। तो कक्षा में प्रवेश के लिए भी इनका जो है प्रयोग किया जाता है बुद्धि परीक्षण का। फिर है शिक्षा क्षेत्र में। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण का प्रयोग क्यों किया जाता है, जैसे कि हम लोग इसको समझ सकते हैं कि क्लास में बहुत प्रकार के बालक होते हैं, कई सारी कैटेगरी के, सबकी अलग अलग अपनी योग्यताएं क्षमताएं होती हैं। तो हर एक व्यक्ति या हर एक बालक को एक ही तरीके से हम सिखा नहीं सकते हैं। उसको सिखाने के लिए सबसे पहले उसके लेवल को हमें जानना होगा, किस लेवल तक वो चीज़ों को सीख सकता है। उसके बाद में ही हमें उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। हर एक बालक के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं उसी के स्तर से। कुछ बालक जो होते हैं वो अपराधी टाइप के होते हैं, उनकी प्रवृत्ति को जानने के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र भी होते हैं, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा उनकी क्षमताओं योग्यताओं को जानकर ही हम उन्हें अधिगम कराते हैं या उनको सिखाते हैं। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करने में। अब बुद्धि परीक्षण के आधार पर हर एक व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं और उनके गुणों को जानकर
उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर उनकी जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं या व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनको ज्ञात कर सकते हैं। फिर लास्ट इसमें आता है निदान एवं चिकित्सा में उपयोगी। निदान और चिकित्सा में उपयोगी, जैसे कि हमने पढ़ा था, अभी पीछे बात की थी कि कुछ मंद बुद्धि बालक होते हैं, कुछ असामान्य बालक होते हैं और वो चीज़ों को सीखते हैं और तुरंत भूल जाते हैं। तो उनकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए पहले तो हम उनके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बुद्धि मापन करेंगे या बुद्धि परीक्षण के आधार पर उनकी योग्यताओं और क्षमताओं को जानेंगे और फिर उसके आधार पर उन्हें उचित निदान जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर इसमें हमने पढ़ा था सेना में उपयोगी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है उसका निर्माण ही इसीलिए किया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय इतनी मैन पावर की हमें आवश्यकता पड़ी कि हमें सेना में भर्ती करना पड़ता था अधिक से अधिक लोगों को। तो उसके लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अच्छे लोगों को आर्मी में भर्ती दे सकें और वो उन लोगों को तैयार कर सके, ट्रेनिंग दे सकें। तो इसका उपयोग सेना में भी किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कर्मचारी चयन में। तो कर्मचारी चयन में इसको अगर हम ऐसे समझें जैसे कि कोई भी जॉब होता है, जैसे IAS PCS है, इन लोगों को का चयन करने में बुद्धि परीक्षण का प्रयोग, जैसे इंटरव्यू इन लोगों का लिया जाता है, तो एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण ही है। उनके सामने बहुत सारी समस्याएं मूर्त अमूर्त तरीके से सोचने के लिए उनको सोचने के लिए वो कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसी के आधार पे वो लोग अपने आंसर देते हैं। लास्ट में जिसकी क्षमता और योग्यता अच्छी होती है उसी को सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर आता है इसमें व्यवहारिक उपयोग में। व्यवहारिक उपयोग में इसमें जो है दिन प्रतिदिन की समस्याओं का निदान करने में। दिन प्रतिदिन की समस्याओं का मतलब उन समस्याओं से है जो हमारे डेली लाइफ में, जैसे किसी चीज़ से हमको एकदम से वर्क दे दिया गया। अगर अपना ही लोगों का एग्जांपल ले लें तो हम लोग स्टार्टिंग में आए तो चीज़ें पहले समझाई जाती थी तो हम लोगों को लगता था कि ये शायद हम लोग ना कर पाएँ, या ये प्रेजेंटेशन है कैसे तैयार करेंगे, क्या इसके लिए करेंगे। तो इसमें साइकोलॉजी में का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसमें बुद्धि परीक्षण अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, जैसे कि हमने पढ़ा बुद्धि में कि नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा लेना ही बुद्धि कहलाता है। तो हमारे समक्ष नवीन परिस्थितियां प्रस्तुत की गई और उनसे हम लोगों ने सामंजस्य बिठाया और अपनी समस्याओं का समाधान किया। तो इसका प्रयोग व्यवहारिक उपयोग में भी किया जा सकता है। और इसमें थोड़ा हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्तिगत परीक्षण और जो सामूहिक परीक्षण है इनमें अंतर क्या होता है। तो व्यक्तिगत परीक्षण में हमने जैसे पढ़ा था कि जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है यह एक समय में एक ही व्यक्ति पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है इसमें एक व्यक्ति कई सारे व्यक्तियों पर एक साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। और व्यक्तिगत परीक्षण में हमने देखा था कि समय अधिक लगता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में हम समय कम लगता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में जो परीक्षणकर्ता होता है वह अधिक योग्य एवं कुशल होना चाहिए, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है तो इसे एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। और जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है इसमें परीक्षार्थी जो विद्यार्थी या परीक्षार्थी होते हैं इनके गुण दोषों का गहनता से अध्ययन कर सकते हैं, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में इनके गुण दोषों का गहनता से अध्ययन नहीं कर सकते। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण इसमें अंतर समझाइए। तो अगर एक को हम अच्छे से देख लें
व्यक्तिगत परीक्षण को, तो उसके आधार पे सामूहिक परीक्षण को भी हम लिख सकते हैं। बस उसमें कुछ पॉइंट्स हमको याद रखने होते हैं। ऐसे ही आता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हमने पढ़ा था। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हमने क्या पढ़ा कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को इस तरीके, जैसे कि कक्षा 1-2 की किताबों में पहले बना होता था कि एक भूल भुलैया टाइप में बना होता था, तो उसमें कई सारे रास्ते दिए होते थे और उन रास्तों से, जैसे कि ऊपर कहीं लड्डू रखे हैं और नीचे चूहा बना है, तो उसमें से हमें एक अच्छा सा एक ऐसा रास्ता ढूंढना होता था तो जाके वो चूहे को लड्डू तक पहुंचा सके। तो ये एक प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। इसमें चित्रों का प्रयोग करते हैं और स्थूल वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। फिर बुद्धि परीक्षण के प्रकार का अगर वर्गीकरण हम देखें तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। फिर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में सबसे भी 2 आते हैं, एक शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो जो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, तो इसमें सबसे पहले किया गया था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905। फिर दूसरा किया गया था बिने साइमन का संशोधित बुद्धि परीक्षण 1911। फिर इसी का एक फिर से संशोधित रूप आया शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का, स्टैनफोर्ड संशोधित बुद्धि परीक्षण। और यही व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में अगर अशाब्दिक को हम देखें तो इसमें भूल भुलैया परीक्षण, भाटिया परीक्षण और वेस्लर वैल्यू परीक्षण, ये अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अगर हम देखें तो सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अभी हमने पढ़ा था आर्मी अल्फा टेस्ट, जिसका प्रयोग सेना में जो है शिक्षित व्यक्तियों को या अधिकारी रैंक के जो व्यक्ति थे उनको भर्ती करने में किया जाता था। और सामूहिक शाब्दिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, पिंगन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, कैटल का संस्कृत युक्त परीक्षण, और एक है इसमें रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये मेरा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। इसकी ये संदर्भ ग्रंथ सूची है। ओके, थैंक यू। आशीष, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने बहुत ही अच्छा कोशिश की प्रेजेंट करने की, बेटा समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन कुछ मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है आपको। जैसे कि अब अभी आपने समझाया, जैसे आप बता रहे हो ना कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के ये मतलब ये सारे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ये सारे शाब्दिक है, उसी चीज को हमें क्या करना चाहिए, स्लाइड्स में इंक्लूड कर देना चाहिए। क्योंकि इस समय आप केवल हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, ठीक है, और आपकी Yes. स्लाइड्स को देख पा रहे हैं। मैं इंक्लूड करना चाहता था मगर मेरे इस टाइम कोई बात नहीं, बस अब आगे से आप जब भी प्रेजेंटेशन करोगे तो जितना भी हम समझाते हैं तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट में हमें क्या करना चाहिए, स्लाइड्स में भी इंक्लूड कर देना चाहिए। तो बच्चा जो सामने देख रहा है ना, जैसे हम सभी लोग आपकी स्लाइड्स से गए तो कुछ ना कुछ बच्चे अपना नोट डाउन करते चलते हैं। तो जैसे भी आपने अंतर आज समझाया सब अच्छे से, कि उसी को थोड़ा सा अगर स्लाइड में हो जाता तो वो और अच्छा हो जाता। बाकी आपने बहुत अच्छी कोशिश की। अब मैं स्टूडेंट्स की तरफ से कहूंगी, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो आशीष से पूछ सकते हैं। अभिषेक पूछिए। यस मैम। सर, आपने एक स्लाइड में वो इंक्लूड किया है कि मानसिक जो बुद्धि लब्धि होती है उसको ज्ञात करने का फार्मूला बताया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु तो ठीक है ज्ञात होती है, लेकिन मानसिक आयु कैसे ज्ञात करते हैं? सर इसको मानसिक आयु को इस तरीके से जैसे कि कोई भी जाते हैं तो
तो उसको कक्षा 3 के लेवल से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनको वो सॉल्व कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु कक्षा 3 के बालक की मान सकते हैं। अगर वो उसको नहीं कर सकता है तो उसको उसके स्तर से नीचे के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसके आधार पे उसकी मानसिक आयु की गणना की जाती है। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, ऐसे हम किसी की भी मानसिक आयु की गणना नहीं कर सकते। जैसे सर कोई एग्जांपल से बताएंगे। अच्छा, आप विषय की मैं इसको समझाती हूँ थोड़ा सा। इसको इस तरह से समझो, जो आपके भी असाइनमेंट थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सबसे स्टार्टिंग में एक बात हुई थी कि हम बुद्धि की पहचान कैसे करेंगे, मानसिक आयु को वास्तविक आयु से डिवाइड करेंगे। तो मानसिक आयु जैसे आशीष ने भी सही से बताया, आशीष ने ये बताया है जैसे मान लो आपको किसी बच्चे की मानसिक आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जैसे मान लो क्या है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 6th क्लास के लिए जो इंटेलिजेंस टेस्ट प्रिपेयर किया गया है, ठीक, उस बच्चे को उस पर एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक। अगर वो बच्चा उस क्लास के, ठीक है, उस क्लास की या उस आयु की, जैसे मान लो 6th क्लास में बच्चा कितने साल का होता होगा आपके अंदाजन 10-11 साल का होता है। तो 11 साल की आयु के बच्चे के लिए जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया है उसे क्या किया जाएगा, उस बच्चे पर एडमिनिस्टर किया जाएगा। अगर बच्चा उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है उस इंटेलिजेंस टेस्ट को, तो हम कहते हैं कि बच्चे की मानसिक आयु क्या है, जिस भी आयु का टेस्ट उसने क्वालिफाई कर लिया है। अब अगर मैं से मान लो 11 साल की आयु का वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो फिर हम क्या करेंगे, 10 साल की आयु का या 9 साल की आयु का उस पर एडमिनिस्टर करेंगे। जिस भी आयु वर्ग का इंटेलिजेंस टेस्ट उस बच्चे ने सही से क्वालिफाई कर लिया, तो फिर उसकी मानसिक आयु हमें वही मानी जाती है, ठीक है। और वास्तविक आयु आपकी वही होती है जो जन्म से लेकर उस दिन तक की आयु होती है। अभिषेक, मुझे लग रहा मैंने कर दिया होगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। और किसी को कोई क्वेरी तो पूछ सकता है वो। Any more queries? मैम क्वेरी नहीं है, एक मतलब सजेशन या फीडबैक टाइप का है कि जो लास्ट में आशीष सर ने बताया कि मतलब जितने बुद्धि परीक्षण बताए अगर उसे एक स्लाइड पे फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देते तो ज्यादा तो समझा। तभी मैंने जब आशीष की प्रेजेंटेशन ओवर हो गई तो मैंने उसे बताया कि उसका जो क्लैरिफिकेशन था हर स्लाइड्स को लेकर बहुत अच्छा था, स्पष्ट था, पर थोड़ा सा मतलब वही जो भी हम बोलते हैं उसको अगर थोड़ा सा उसको इंडिकेट कर दें तो वो और थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है। तो वो आशीष ने बता दिया, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट टाइम पे फिर हम सुधार करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे सब कुछ अच्छे से, ठीक है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, ये बताइए किसी भी व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करने के लिए सबसे अधिक अच्छा कौन सा होगा, शाब्दिक, अशाब्दिक या कौन सा? मैम ये तो डिपेंड करता है उस परीक्षार्थी पे कि वो पढ़ना लिखना जानता है कि नहीं जानता है। अगर वो पढ़ना लिखना जानता है तो उसके लिए हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उसके लिए हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। और अगर उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए हम वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। और ज्यादा लोगों का अगर हमें परीक्षण करना है तो उसे हम सामूहिक तरीके से कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने पजल बताया कि वो चूहा रखा है, लड्डू के पास पहुंचना है। सर कई लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन इस तरह के पजल जल्दी नहीं समझा पाते हैं। यस मैम, मैंने इसको कल जैसे कि बताया था, इसीलिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी जो है थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होती है लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे सकते, मगर वो नई नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी थॉट्स उनके माइंड में चलते रहते हैं। तो उसी के आधार पे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। तो ये आपकी जैसे आपने बोला कि कई सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं फिर भी वो मार्ग को नहीं ढूंढ पाते हैं, जबकि जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो ढूंढ लेते हैं। तो इसी वजह से अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। तो सर जैसे मान लीजिए पढ़े लिखे से आपने केवल शाब्दिक बुद्धि परीक्षण दिया, अशाब्दिक बुद्धि
परीक्षण से नहीं किया देखिए जो पढ़े लिखे हैं उन पे तो हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, शाब्दिक भी कर सकते हैं, अशाब्दिक भी कर सकते हैं। मगर जो पढ़े लिखे नहीं है तो उन पे हम केवल अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। जब पढ़े लिखे हैं तो उनसे हम लिखित रूप में भी क्वेश्चन आंसर्स पुट अप कर सकते हैं, लिखित मौखिक रूप में भाषा का प्रयोग करके और चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं उन पे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ही हम करें, उनके लिए दोनों परीक्षण उपयोगी होते हैं। सर यानी कि उत्तम बुद्धि परीक्षण के लिए शाब्दिक अशाब्दिक सभी तरह के जो बुद्धि परीक्षण है उनका प्रयोग करना ज्यादा उचित होगा। यस मैम, दोनों कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हम जो है उसकी सोचने समझने की क्षमता का भी ज्ञात कर सकते हैं और उसके जो भाषा का प्रयोग है उसको भी हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं शाब्दिक अशाब्दिक का प्रयोग करके। यानी सर मतलब अगर वास्तविक बुद्धि परीक्षण करना है तो दोनों का प्रयोग या मतलब जितना भी हो सके सब विभिन्न तरह के बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वास्तविक बुद्धि है उसका पता चल सके। थैंक यू सर। अब मुझे लगता है कोई क्वेरीज नहीं है, तो इसी के साथ आज की क्लास में इनका बाइंड अप करते हैं। आशीष, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया और फ्यूचर में आप बहुत आगे जो भी आपको सजेशन मिले उसका ध्यान रखना। और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू।